बात करेंगे डेली वेजर्स को लेकर। आपको बताते चले कि बड़ी अपडेट लद्दाख से देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए डेली वेजर्स को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कामकाज करने की कोशिश की गई। ये एक बड़ी अपडेट है डेली वेजर्स के लिए। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि अगर लद्दाख यूटी के अंदर इस तरह से कार्रवाई की गई है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल जरूर पैदा होता जा रहा है। तो ब्रेकिंग के जरिए आपको दिखा देंगे कि किस तरह से हालात जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनते जा रहे हैं। लद्दाख में डेली वेजर्स को पक्का करने को लेकर मसौदा तैयार कर दिया गया है। और क्या केंद्र सरकार चुनावों से पहले डेली वेजर्स के मुद्दे को यहां पर हल करेगी, ये बड़ी बात अब देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ अब डेली वेजर्स जो है वो देखता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर में 149 दिनों से डेली वेजर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। SRO 64 और 520 को लेकर मीटिंग कॉल की गई थी, लेकिन उसे ऑन द स्पॉट पोस्टपोन कर दिया गया, जो एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। पिछले 20 दिनों से कमेटी गठित की गई है, लेकिन कमेटी के काम पर भी अब सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर जो कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी क्या कुछ काम कर रही है। क्योंकि सरकार ने एक बड़ा सवाल सामने रखा था कि ये कमेटी पूरी तरह से डेली वेजर्स के मुद्दे को हल करेगी, ये इस पर काम करेगी, गहनता से जांच भी करेगी। लेकिन अभी तक इस कमेटी ने क्या कुछ काम किया है, ये सवालिया निशान। क्योंकि इस वक्त बड़ी अपडेट लद्दाख से देखने को मिल रही थी, जहां पर आप देखिए लद्दाख के अंदर डेली वेजर्स को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें पहले डेली वेजर्स अगर 250 बांधे लिया रहा था या फिर दिहाड़ी ले रहा था, उसे बढ़ाकर 450 रुपए कर दिया गया। और जो 450 रुपए की बात हो रही थी, 350 की बात हो रही थी, वो 575 पर जाकर यहां अटकती हुई नजर आई है। तो आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से रिवाइज जो है वो मिनिमम वेजेस पर किया गया है कि पर डे के हिसाब से आप लोग कितना पैसा यहां पर डेली वेजर्स को देंगे। तो अब यहां कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल जरूर बन रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किस तरह से डेली वेजर्स को लेकर काम किया जाएगा। और इतने सालों से अगर डेली वेजर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 149 दिनों से लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं, कमेटी का गठन होता है लेकिन कमेटी क्या काम करती है, ये सवालिया निशान अब कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि फॉर्मर MLC हमारे साथ शेख बशीर जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका बहुत बहुत स्वागत। और बीजेपी पार्टी से अभिजीत के साथ साथ अगर हम बात करें अभिनव शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि कमेटी के मेंबर भी हैं। और साथ ही आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ताज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र सिंह जो कि प्रेसिडेंट भी हैं डेली वेजर्स को, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने साथ रखा है, काम करते हुए नजर आ रहे हैं काफी सालों से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और मोहम्मद इसाक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लद्दाख से, जो बताएंगे कि किस तरह से लद्दाख के अंदर डेली वेजर्स को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया। तो इसाक आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर राजेंद्र जी आप ही से रहेगा, क्योंकि डेली वेजर्स जो है वो 149 दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले कई सालों से वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर इतनी जल्दी मसौदा तैयार होना और उस पर फिर कार्यवाही होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहा है कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी है। अगर बात ये अफसोस की बात है कि ये लद्दाख में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा और वहां की एडमिनिस्ट्रेटर जो एनजी साहब हैं, उन्होंने लोगों की जरूरतें समझते हुए जो महंगाई हुई है 2017 के बाद दिहाड़ी नहीं बढ़ी, उस पे उन्होंने एक नोट किया और लोगों को रिलीफ दी थोड़ी सी। लेकिन मैं वहीं पे आज भी वहीं पे हूं कि लद्दाख वालों को भी पॉलिसी जो डेली वेजरों की है वो अनाउंस करनी चाहिए थी और SRO 64 लोगों को रेगुलाइज करना चाहिए। दिहाड़ी बढ़ाना एक अलग इशू है, रेगुलर पास हमारा मेन मुद्दा जो हम 149 दिन से प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं, वेज इनहांस जिसको दिहाड़ी बनाना कहते हैं, ये एक अलग इशू है कि आप महंगाई कर रहे हो, परमानेंट एम्प्लॉयज को आप DA दे रहे हो, तो डेली वेजर का क्या कसूर है, उसको भी साथ के साथ हर साल दे दिया करो। क्यों ये 3, 4, 5 साल लग जाते हैं इस चीजों को करने में। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे अभिनव जी से, लेकिन उससे पहले इसाक के पास चलते हैं। इसाक, किस तरह से मसौदा वहां पर डेली वेजर्स के लिए तैयार किया गया है? आशा जी, आपको बता दें कि डेली वेजर्स का इशू जम्मू कश्मीर में भी पहले से था और लद्दाख में भी काफी वक्त से डेली वेजर्स का इशू आ रहा था कि मिनिमम वेज जो है वो बढ़ाया जाए और उनकी और भी देरी मांग हमें देखने को मिला था। लद्दाख के अंदर जो ज्वाइंटली डेली वेजर्स की जो एसोसिएशन है उनके तरफ से काफी धरने और प्रदर्शन हमें देखने को मिला, लेह में भी देखने को मिला, करगिल में भी देखने को मिला। और पिछले साल के इस साल के आगाज में ही एक एश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला था कि डेली वेजर्स की मिनिमम वेज को हाइक करने की बात की गई थी। और अब राहत भरी खबर उन डेली वेजर्स के लिए है और खासकर जो इनहेंसमेंट किया है वेज में जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनके लिए कैटेगराइज किया है अनस्किल्ड और स्किल्ड
को वो जो पहले उनको एग्जिस्टिंग जो रेट था, वेज पर डे था, उसका लगभग डबल किया है। और जिस तरह से अनस्किल्ड लेबर का पहले 225 रेट उनको मिलता था और अब उसको रिवाइज करके मिनिमम वेज जो पर डे उनको मिलेंगे वो 450 मिलेंगे, यानी डबल हुआ है। वो जो स्किल्ड है उनको 350 से 575 तक बढ़ा दिया गया है। और जो कमीशन सेक्रेटरी लद्दाख है अजीत कुमार साहू, उनकी तरफ से डेली वेजेस को कांग्रेचुलेशन भी पेश किया। और साथ ही साथ जो उमंग नरोला है IAS, जो कि एडवाइजर और सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं, एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख भी हैं, और उनकी तरफ से ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर पे जो सर्कुलर निकाला है उसमें बाकायदा रेट मेंशन किया है। और इसके बाद जब हम डेली वेजेस से बात करने की हमने कोशिश की, जो उनके डेली वेजेस करगिल की जो प्रेसिडेंट थे उनसे हमने बात की, तो फिलहाल उनका काफी मुतमईन है, जिससे मिनिमम वेज उनका बढ़ा है। हालांकि थोड़ी बहुत उनकी कंसर्नरी भी है, लेकिन उनका कहना है कि जैसे मिनिमम वेज को बढ़ा दिया गया है उसको लेके वो काफी जो है खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो दूसरे कंसर्न है, जिस तरह से एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत था गवर्नमेंट को डेली वेजेस के इश्यू को लेके, उसको लेके कहीं न कहीं एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है, कहीं न कहीं कुछ फैसले उनके फेवर में ले रहे हैं, उनका मानना है। जी चलिए, मतलब कि वशीर जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से इसाक ने भी कहा कि एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी, क्योंकि काफी लंबे समय की इन लोगों की भी मांग है? पहली बात है आशा जी के ये जो इशू है बड़ा सेंसिटिव इशू है, और इस इशू के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो केंद्रीय शासन प्रदेश है जहाँ हम आज रह रहे हैं, वो डेली वेजर्स को क्यों, उस इशू को क्यों नॉन सीरियसली ले रहे हैं। डेली वेजर्स की जो जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि डेली वेजर्स का इशू ये नहीं है कि वेजेस बढ़ाए जाएं, वो एक अलग इशू है कि महंगाई के साथ उनको भी थोड़ा सा बढ़े, लेकिन असली इशू है कि इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। और 149 दिन, जिस तरह आपने कहा कि 149 दिन से वो स्ट्राइक पे हैं और लाठियां भी खाएं। सर 149 दिन तो अभी हो गया है, 94 से ये लोग धरने प्रदर्शन पर हैं, अपनी मांगे उन्होंने सामने रखी। मैं आपको बताता हूँ, ये चूंकि लगे हुए हैं और डिफरेंट पीरियड्स में इनकी वहाँ तैनाती हुई है, और अगर मैं कहूँ तो ये यही तबका है जो काम करता है। जो परमानेंट मुलाजम है वो काम नहीं करता, डेली वेजर्स ही काम करते हैं, और डेली वेजर्स ही हमारी लाइफ लाइन है। चाहे बिजली हो, चाहे वो PHE हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो और कोई महकमा हो, डेली वेजर ही काम करता है। और इनके साथ एक तरह का जुल्म हो रहा है। जब ये लगे थे, जुल्म किया जा रहा है डेली वेजर्स के साथ, वशीर जी कह रहे हैं। ऐसा है, मुझे आप 14 मिनट दे दीजिए, मैं इस पर पूरी तफसील करना चाहूंगा। देखिए, डेली वेजर्स 1994 से सड़कों पे नहीं है। मेरे पास रिकॉर्ड है कि डेली वेजर्स 88 वाले भी अभी तक पक्के नहीं हुए। 88 से लेकर 94 तक लगे। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो 31 मार्च 94 को बैन लगा कि SRO 64 के बाद जो लोग 7 साल हो गए उनको पक्का करेंगे, जिनके 7 नहीं हुए उनको कंप्लीट करने दिए जाएंगे, उसके बाद उनको पक्का करेंगे। और उसमें बैन लगाया कि आज के बाद जो ऑफिसर डेली वेजर लगाएगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगी। ठीक, इन्होंने उसके बावजूद भी लगाए। उसके बाद एक और गवर्नमेंट ऑर्डर निकला 1285 ऑफ 2001, उसमें फिर बैन लगा कि आज के बाद जो लगाएगा उस ऑफिसर के पास के खिलाफ एक्शन होगी। इन्होंने फिर कैजुअल लगाए, नीड बेस्ड लगाए, सीजनल लगाए, अडाक लगाए, लेकिन 88 से लेके 2014 तक बीच में कुछ साल गवर्नर रूल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही। और जो 88 के लगे हुए लोग रिटायर भी हो गए बिना पक्के हुए। तो दोष किसको जाना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जाना चाहिए। लगे थे पर 94 से लोग सड़कों पर आने शुरू हो गए थे। अब मुद्दा यहाँ पर ये है, सुनिए बात मेरी, 94 से 2014 तक सरकार किसकी थी? कितने साल होते हैं? अभी जवाब देंगे ना वशीर जी यहाँ पर। इन्होंने किसी को पक्का नहीं किया, ना वैकेंसीज थी, लगाते गए, अपने घर में उनसे काम करवाते गए, कईयों से बर्तन साफ करवाए, कईयों से माली का काम करवाया, लेकिन उनको पक्का नहीं किया। जवाब दीजिए, कई तरह के संगीन आरोप हैं। आ रही ताजी आपके पास। अब भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई है जिसका गठन किया हुआ है।
हम ये मीडिया में आपके चैनल के माध्यम से देखिए, 2014 में भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, एक सब कमेटी बनी थी, उस समय 61,000 थे, आज 1 लाख से ऊपर हैं। आप लद्दाख यूटी की बात कर रहे हैं और लद्दाख यूटी में चंद हजार होंगे, यहाँ 1 लाख से ऊपर हैं। लेकिन सर अगर ये कहा गया था कि इससे बाद यहाँ पर नहीं लगने चाहिए, तो ये तादाद किस तरह से बढ़ गई, ये बड़ा सवाल है। इनको पूछिए, उन्होंने अपने मंत्रियों के खिलाफ और अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन ली? ठीक है, बशीर जी जवाब दीजिए। राजेंद्र जी आपके पास, बशीर जी। देखिए हर्षा जी, ऐसा है कि अभिनव जी जो वकील हैं ये कह रहे हैं कि 1994 से पहले जो लगे थे, जिस तरह आपने भी कहा कि 1988 में लगे, क्योंकि डेली वेजर्स जो हैं जब से सरकारें बनी हैं, जब से सिलसिला डेली वेजर्स लगते आए हैं, नीड बेस पे भी लगते आए हैं, और इसलिए लगाया जाता है कि चूंकि रेगुलर पे देने के लिए शायद इतना पैसा नहीं होता है, तो उनको एक तरह का तजर्बा भी हो जाता है और उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद उनको परमानेंट करने का बंदोबस्त भी किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि 88 से पहले जो थे वो परमानेंट हो गए, बहुत से लोग परमानेंट हो गए, 88 के बाद भी हुए। और ये भी हकीकत है कि एक स्टेज के ऊपर बैन लगाया गया और उसके बाद भी कुछ लोग लगे, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, वो जब कोई चीज करते हैं तो उनको मैंडेट होता है लोगों का। तो ये जो अभिनव जी कह रहे हैं कि जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी ये इशू था, तब कहां थे ये? अब तभी तो 2-3 साल इन्होंने निकाले। तो बात यह है कि डेली वेजर्स जो हमने लगाए हैं, हम ऑन करते हैं, हमने लगाए हैं, जिन्होंने भी लगाए हैं। और सवाल यह है कि 61,000 ये कह रहे हैं, इसमें ये डिस्प्यूट ये कर रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन 61,000 हैं। अब ये जो कमेटी के ऊपर कमेटी बना रहे हैं, ये फैसला नहीं, 149 दिन से वो स्ट्राइक कर रहे हैं और अभी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जी, जिस तरह से 88 की बात कर रहे हैं अभिनव जी, कह रहे हैं कि 88 से शुरू हो गया था ये पूरा सिलसिला और आज 2022 आ गया है, कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन कमेटियां क्या काम कर रही हैं वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। पहला नंबर में बशीर साहब के सवाल का जवाब दूंगा। बशीर साहब, आपकी सरकार रही 96 से लेके 2014 तक, तकरीबन 2002 तक रही आपकी सरकार फुल मेजॉरिटी वाली, और उसके बाद 9 से लेके 14 तक शायद आपकी सरकार रही कोalition के साथ। आपने अगर जो 64 पे बैन लगाया था उसको आप उठा सकते थे। अगर आपने 94 तक जो लोग लगे वो डेली वेजर कहलाते हैं, 94 के बाद जो लगा वो डेली रेटर वर्कर है, नीड बेस्ड कैजुअल लेबर NBCL है, ITA वर्कर है और लैंड केस है। ये 4 कैटेगरी जो है आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही है। बशीर साहब जैसे कहते हैं सरकारों के पास मैंडेट होता है, मैंडेट होता है आप 58 से 60 कर देते हो, लेकिन आपके पास ये मैंडेट नहीं है कि आप गरीब लोगों से जुल्म बंद हो, उनका मान सम्मान है। मैं दूसरा अभिनव शर्मा साहब के पास आऊंगा। शर्मा साहब 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये रखा था कि हम लोग सत्ता में आए तो हम लोग डेली वेजर कैजुअल, जिसको ये अपने भाषा अलग अलग कहते हैं, आम भाषा में डेली वेजर कहते हैं, लेकिन हम डेली रेटर वर्कर, NBCL, ITA, लैंड केस, ये 4 कैटेगरी हैं, हर एक डिपार्टमेंट में होंगी। वहां ये कहा गया था हम सरकार में अगर आए तो हम लोग ये आपको रेगुलाइज करेंगे। और प्रधानमंत्री साहब के सामने हमारे माननीय सांसद जम्मू पूछ जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा था स्टेडियम में ललकारे में कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मुद्दा है वो 60,000 डेली वेजर है। और डेली वेजर आज की डेट में 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं मैडम, 1 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है, 1 लाख ये सब क्रब करके बताया जा रहा है। 2020 में 11 नवंबर जब हम LG साहब को मिले थे, मनोज सिन्हा साहब को, वहां भी ये बताया गया था 1.5 लाख है। तो फिर हमने उनको कहा सर हम लोग नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, ITA, लैंड केस, इस तरह के लोग लगे हैं, हम लोग 1.5 लाख नहीं है। कैबिनेट साहब कमेटी ने 60,11 लोग लगाए, एथेटिकल किए, उसके आधार पर बीजेपी PDP गवर्नमेंट ने एक SRO बनाया। वो SRO जो SRO 520 जिसको हम लूला लंगड़ा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था, वो उसी कमेटी के आधार पर, उसी 60,000 के आधार पर बनाएगा। आज ले का पोर्शन आप निकाल दो, PDD का 12,000 निकाल दो, तो मैं शर्मा साहब को ये कहूंगा, मैं शर्मा साहब को, आज डाटा 1 लाख नहीं है, 1 लाख डाटा जो है अलग अलग स्कीम को 3,000 लेगा, वो स्कीम पर अलग है। हम लोग एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं, हमारा अलग सिस्टम है, हम आज 60,000 से नीचे। जवाब दीजिए इस पर, इसी पर आपका भी जवाब है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं रजिंदर सिंह जी की बात से बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूं। सारे डेली वेजर्स नहीं है,
कुछ हाईली स्किल्ड हैं, कुछ स्किल्ड हैं, कुछ सेमी स्किल्ड हैं, कुछ अनस्किल्ड हैं। जो 94 से पहले लगे हैं वो डेली वेजर्स हैं, जैसे पीएचई में हैं, पीडीडी में हैं, उनकी अलग कैटेगरी है। कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल की अलग कैटेगरी है, जिसके लिए पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट ने एसआरओ और उनकी सैलरी जो है वो बढ़ा के 10,000, 13,000, 17,000 की। लेकिन मैं आपसे पूछूं, जब आपने 94 में बैन लगाया, उस बैन के बावजूद भी आपके मंत्रियों ने, आपके अफसरों ने लोग लगाए ना, आपने वो पक्के किए, उनके साथ पाप किया और आपने उन ऑफिसरों के खिलाफ एक्शन क्या ली? आपने तकरीबन 60,000 लोग लगाए और पक्का उनको किया जो आपके घर में काम करते थे, जो जिनकी आपके पास अप्रोच नहीं थी। उन्होंने सभी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तकरीबन 20 से 25,000 सिर्फ हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद रेगुलराइज हुए हैं। आपने सिर्फ वो पक्के किए 2,000-5,000 जो आपके रिश्तेदार थे, जो आपके जान पहचान के थे। पक्षपात किया गया, अब मैं बात कहूं, पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया, आपने कमेटी बनाई है, हम इनको पूरी तरह यकीन दिलाते हैं कि हम इनके साथ जस्टिस करेंगे। हमारी रिकमेंडेशन जो है वो इनके इंटरेस्ट में पूरी तरह काम करेगी और हम जल्दी से जल्दी ये तय करेंगे कि इनके साथ आपको इनकी भेजी पड़ी और ये रेगुलराइज भी हो। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको नकारता हूं। जो कुछ अभी ना, ये गलत रिपोर्टिंग है इनके पास। ये कौन, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके मुझे आइडेंटिफाई करिए कौन किसके घर में मुलाजिम था, आइडेंटिफाई तो मैं अभिनव जी, आप वकील हैं, आप आइडेंटिफाई करिए और उनको लिस्ट करिए कि किसके घर में कौन काम करता था। हाईकोर्ट का लीजिए, कम से कम 15 से 20,000 हाईकोर्ट में जाके 15-15 साल के हुए ना, चाहे वो हाईकोर्ट में हुए ना, अगर हुए ना, आप वो क्रेडिट तो दीजिए कि वो हुए। आपको याद होगा कि 1996 में जब गवर्नमेंट बनी तो हालत क्या थी स्टेट की, और उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया कि कोई मुलाजिम इस ये नहीं लगेगा कि आपकी बजट जो है वो सारी वहां जाती है। फिर आपका रहबरे तालीम बना, फिर आप रहबरे तालीम बना, हमने स्कूलों को खोला। जिन्होंने बैन के बावजूद लगाया, उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया? बात सुनिए, जवाब दे रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। अभिनव जी, जब स्कीमें बंद होने लगी तो यह सिस्टम बनाया गया कि इनको चलाना है। अगर स्कीमें बनी हुई, उनके जब प्रोजेक्ट बन गया तो उसको चलाने के लिए डेली वेजर की जरूरत पड़ी। परमानेंट आदमी आप नहीं लगा पा रहे थे उस वक्त, और अगर उस सिस्टम को चलाया तो कोई गुनाह नहीं किया। और 2014 से आप हुकूमत कर रहे हैं, 8 साल हो गए हैं। आप आइडेंटिफाई करिए कि किसके घर में कौन मुलाजिम था जिसको पक्का किया गया है, ताकि उसको कठेड़े पे खड़े रहे। इसको जनरलाइज मत करिए। राजेंद्र जी, मैं एक बात क्लियर करूं आपको, अगर स्कीमें बनाई गई तो मैन पावर का कंपोनेंट क्यों नहीं रखा गया? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये आप लोगों की जिंदगी से खेलते हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो। ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप लोगों को जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। उसको कुछ थोड़े से पैसे देके कि एक स्कीमें रन कर रहे हो, उसके साथ वाला एम्प्लॉय जो है वो 50,000 ले रहा है, उसको आप 8-9 हजार रख रहे हो और ये कह रहे हो कि हम उसको नौकरी दे रहे हैं। आज की डेट में, आज भी बता रहा हूँ, जो जल जीवन मिशन है, मैं अभी शर्मा साहब आपको बताऊं, 1785 स्कीमें जम्मू प्रोविंस की है। एक स्कीम में भी मैन पावर का कंपोनेंट नहीं है। आज का वो कसूरवार कौन है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहले भी ये हमारे साथ धोखा करते हुए होता रहा। डेली वेजरों का नाम ले लो, DRW का ले लो, ITL ले लो, NBCL ले लो, लैंड केस ले लो। आज की डेट में भी जो 1785 जल जीवन मिशन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे देश का, नल से जल हर घर, उस स्कीम को भी उसी तरह बनाया गया जो 30 साल पहले स्कीमें बनती रही। आज भी मैन पावर का कंपोनेंट नहीं है। कहने का यह है कि वो ऑफिसर, अभिनव जी, मैन पावर का कंपोनेंट रखना बहुत जरूरी था। ये एक बहुत बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है। और 1700 या 85 अगर स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनके अंदर अगर आप मैन पावर का कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह से चलेगा? देखिए, जब से कमेटी का गठन हुआ है, दो बार मीटिंग हो चुकी है। हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। हम मैन पावर का एफिशिएंसी देखी। मैं वही कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के टाइम जब वैकेंसी थी नहीं, इन्होंने बिना मैन पावर के लोग एंगेज कर लिए।
उनको अपने घरों में काम करवाया। अब हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। हम सारे डेली वेजर्स को, हम राजेंद्र सिंह जी को ये पूरी एश्योरेंस देते हैं कि हमने कैटेगराइजेशन कर ली है। डेली वेजर कौन है, एसेंशियल सर्विसेज में कौन काम कर रहे हैं, कौन मैन पावर के केस काम कर रहे थे, कौन कैटेगराइज करा गया है काम कर रहे थे, सर, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है और सारी कितने टाइम में वो काम हो जाएगा? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो दिल्ली भी चली जाएगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी चली जाएगी। और एक बशीर साहब की बात ये कह रहे थे कि जिन्होंने बैन के बावजूद भी लोग लगाए उनको कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, वो भी हो जाएगा बड़ी जल्द, ये भी फैसला हो जाएगा। 8 साल तो आप हैं, 8 साल से तो आप हुकूमत कर रहे हैं, 8 साल में आप आइडेंटिफाई नहीं करें और 149 दिन की स्ट्राइक हो रही है। आप कहते हैं परिवार में वो खजाना पड़ता था, लेकिन डेली वेजरों को आपने 225 115 रुपए रखा, उनके घर वो भूखे रहे और दिल्ली का खजाना आप लूटते रहे। अब नहीं लूटने देंगे आप। जो आपने ये जो लूटा है वो आपसे ज्यादा आपने लूटा है, वो आज भी लूट रहे हैं, वो आज भी लूट रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आप आइए उस पर बहस करिए, उससे ज्यादा लूटा आपने जो आप था। वो उस वक्त 78,000 करोड़ था, आज 1,20,22,000 करोड़ है। उस वक्त बजट आपकी 78,000 करोड़ थी, आज 1,22,000 करोड़ है। उसका हिसाब आप दे दीजिए, वो लोग मांग रहे हैं। मैं अपने सीनियर साथी रिक्वेस्ट करूंगा, इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाइए, इंसानी मुद्दा है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और इसको उसी तरीके से इंसानी मुद्दा समझ के हल किया जाए। मैं शर्मा साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो डिप्कॉम साहब से हमारी 17 अक्टूबर को हमारी जो हमने कंपनी बाग का पानी बंद किया था, उसके बाद 19 को मीटिंग हुई, तो मीटिंग के बाद हमने अपना जो चार्टर डिमांड या जो डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी एडिशन डीसी के लेवल की, जबकि उन्होंने तब कहा था कि एक हाई पावर कमेटी बनेगी, उसमें लॉ के होंगे, फाइनेंस के होंगे, प्लानिंग के होंगे। तो आज जो कमेटी है उस कमेटी से हमारी एक मुलाकात हो चुकी है। तो जो कमेटी बीजेपी ने बनाई, जिसमें शर्मा साहब भी हैं, श्यामला शर्मा जी, अरविंद शर्मा साहब हैं, श्यामला चौधरी जी हैं, मनकोटिया साहब हैं, बलवंत सिंह, और उसके बाद शक्तिराम प्रयास साहब हैं। हम शर्मा साहब से मिले, श्यामला शर्मा साहब से मिले, हमारे लोग उधमपुर में मनकोटी साहब से मिले थे, आज कुछ लोग हमारे डोडा में शक्तिराम प्रयास जी से मिले। हमारा सीधा सा है शर्मा साहब, 1 महीना बहुत ज्यादा टाइम है, हम ऑलरेडी 5 महीने से बैठे, 2 SRO आपके पास बने पड़े हैं, SRO 64, SRO 520 हमें कबूल नहीं है। चलिए SRO 64 एक हिसाब से भी जवाब दे लेते हैं। मेरी आवाज अभिनव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। इसाक, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से वहां पर मसौदा तैयार किया गया है, कितने दिनों में ये मसौदा वहां पर तैयार किया गया? जो अजित साहू की तरफ से आभार तो लोगों ने उनका व्यक्त किया है, लेकिन इस काम को लेकर कितना समय लगा है? जी, जिस तरह से अच्छा आपको बताते चले, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए हुए अब 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और जब यूनियन टेरिटरी बना और पिछले साल खासकर ये मिनिमम वेज और कैजुअल लेबर्स के इशू में काफी तूल देखा गया और प्रोटेस्ट हमें पिछले साल देखा गया। और पिछले साल के एंड में और इस साल के आगाज में जिस तरह से प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया, एश्योरेंस मिले लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से, MP मेंबर पार्लियामेंट और बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, CCs हैं, लाइक करगिल के और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, उनकी तरफ से जो एश्योरेंस मिला, उसके बाद से लगभग अगर हम आपको बताते चलिए 6 से 7 महीने में ये जो काम है, 6 से 7 महीने, मतलब कि एक काम को करने के लिए अगर यूटी बनाया गया 2019 में तो 6 से 7 महीने लग गए हैं। लेकिन 94 से, और अभिनव जी आप खुद ही कह रहे हैं कि 88 से ये मुद्दा चलता आया है, जिसमें कई सरकारें आई हैं, कई चली गई हैं, और आज भी वो आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपको नहीं लगता कि अब यहां पर टू द पॉइंट बात करने की जरूरत है? अभी यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर बात करने की जरूरत है, ना कि राजनीति को साथ में जोड़ने की जरूरत है? मैडम, ऐसा है, इसमें कोई राजनीति नहीं। जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि अगर 30 साल से 25 साल से आप किसी को 3,000 6,000 वेतन दे रहे हैं, दिस इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लोगों के इंसानियत का, उनका जो हक है
उसकी वायलेशन थी। और मैं आपको ये कहूं, हम पिछले 2.5 साल से, ये तो 149 दिन से हड़ताल पे हैं या धरने पे हैं, हम पिछले 2.5 साल से इनके इशू को लेके डिस्कशन कर रहे हैं। 3 बार मैं और श्यामलाल जी, रविंदर राणा जी के साथ दिल्ली इनके इशू के लिए होके आए हैं। चूंकि तादाद बहुत ज्यादा थी, 1 लाख, इसके लिए बजट चाहिए, इनके एरियर्स भी हैं, किस साल से इसको रेगुलराइज करना है, 2.5 साल से वो लोग मसौदा तैयार कर रहे हैं। उस पर सारी कमेटी ने अपनी प्रोसेस कर ली है और बड़ी जल्दी इनके साथ इंसाफ होगा और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनके साथ इंसाफ करेगी। अरविंद शर्मा जी, मैं आपको क्लियर करूं, हम 149 दिन से नहीं है, हम 11 नवंबर 2020 को जब एलजी साहब को मिले थे तब भी हमारा 49 दिन का धरना प्रोटेस्ट हुआ। आज 149 दिन हो गए, तब 49 दिन का, उसके बाद मिले थे एलजी साहब आपके साथ भारतीय जनता पार्टी। मुझे बात कंप्लीट कर लीजिए। एलजी साहब ने ये कहा था डीडी से इलेक्शन होने के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पे हूँ, मैं कोई ऐसा फायदा बात करूं जिससे किसी विशेष बात कर रहा हूँ मैं सर, ये हक की बात आप ही के हक की बात कर रहा हूँ। ये तभी से स्टार्ट हो चुका है, ये प्रोसेस तभी से स्टार्ट हो चुका है। हम तकरीबन 1.5 साल से लगे हैं। उसके 2.5 साल में हमारे बहुत से साथी डिप्रेशन और सुसाइड कर गए और बहुत से साथी 60 साल के रिटायर होकर चले गए। हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रोसेस को, जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट है, जल्दी पेश करें। एलजी साहब से बात करें या केंद्र से बात करें, 1 टर्म पैकेज को लेकर हमारे लिए आए तो ये मसला जल्दी हल होगा। और मैं बशीर साहब बैठे तो मैं आपको क्लियर बात करूं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है। अभिनव शर्मा साहब जानते हैं कि हमारा जो है वो सिंपल नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए काम करेगी, उसका वेलकम करेंगे, लेकिन सच्चाई है कि आपके साथ किसी ने नाइंसाफी की है। मैं आपके पास लास्ट कमेंट के लिए आ रही हूँ बशीर जी। मैं अर्षा जी ये बिल्कुल चाहता हूं कि इसको पॉलिटिसाइज करने के बगैर, आज 8 साल हो गए हैं, इनको सेटल करना चाहिए। और ये किसके घर में कौन था, क्या था, उसकी बाज़ाब्ता एक लिस्ट पेपर में दे दीजिए और पता लग जाएगा कि कौन से। आप क्या इस प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ऐलान देखने को मिलेगा कि बहुत ही जल्द डेली वेजेस को हल करिए, मसला खबर आ सकती है, क्योंकि बहुत बार डिबेट हो चुकी है सर इस मुद्दे पर। बिल्कुल होना चाहिए, हल होना चाहिए। मिनिमम मिलेगी, अच्छी खबर आएगी और बड़ी जल्द आएगी। और जो नेशनल कांग्रेस ने इनके साथ नाइंसाफी की है वो इंसाफ हम करेंगे इनके साथ। चलो सर, टाइम की अगर बात करें कब तक, और अब आपको 1 महीना 2 महीने सर, कब तक? मैंने आपको कहा हो सकता है उससे पहले ही आ जाए। चले, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बशीर जी आपका भी, अभिनव जी आपका भी, राजेंद्र जी आपका भी और इसाक आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आज इस मंच से एक बड़ा ऐलान जरूर हुआ है कि बहुत ही जल्द एक बड़ा ऐलान हो सकता है, खुशखबरी आ सकती है, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसा बोला गया है। अब देखना ही होगा कि क्या वाकई में 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या फिर विद इन डेज एक अच्छी खबर आ सकती है।